उपचुनाव में विजय हासिल करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये वो उत्तर प्रदेश के तमाम नाम हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट दिया गया है और तो हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर सर लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे सूची जारी होने से पहले, न्यूज स्टेट की उन तमाम खबर पर आधिकारिक पुष्टि उसकी होती हुई नजर आ रही है और जिन नामों पर हमने चर्चा की अमूमन वही नाम जो है इस सूची में शामिल है। देखिए, जैसे गोंडा पर सबकी निगाह थी, गोंडा में क्या होगा, तो गोंडा में उन्होंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, उनके बेटे को दे दिया कीर्तिवर्धन को, ये सब था। इसके अलावा बाकी तमाम चीजें तो ज्यादातर रिपीट उस तरह की है। टेनी के टिकट को लेकर हो रहा था कि उनको मिलेगा या नहीं, उनको भी वापस कर दिया। इसके अलावा हेमा मालिनी के टिकट को लेकर था कि क्या हेमा मालिनी रिपीट करेंगी, तो उनको भी दे दिया गया है। डॉक्टर महेश शर्मा वापस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जैसे मैं आपसे बातचीत भी कर रहा था कि मुजफ्फरनगर में कोई संभावना नहीं है कि संजीव बालियान को बदला जाए, तो वही हुआ है। तो इस तरह से बीजेपी ने रिपीट किया है। उत्तर प्रदेश में उनको कोई बहुत बड़ी चुनौती ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नहीं माना है विपक्ष को, और लिहाजा कोई चीज बहुत उन्होंने इधर से उधर नहीं की है। आप देखेंगे ज्यादातर नाम को पूरा एज सच रिपीट कर दिया है, चाहे राजकुमार चाहर का नाम हो, चाहे राजेश वर्मा हो, चाहे साक्षी महाराज हो, स्मृति ईरानी हो, सुब्रत पाठक, देवेंद्र भोले, अनुराग, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और जो ज्यादातर नाम है लल्लू सिंह, इन तमाम लोगों में लग रहा था कि शायद कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा चेंज उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। बाकी लिस्ट भी अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे अलग राज्यों में भी उन्होंने शिवराज सिंह को शामिल किया। सिर्फ एक जो बड़ा चेंज दिखा कि वहां साध्वी प्रज्ञा उनका टिकट कटा है। इसके अलावा तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नहीं लग रहा कि किया है। तो बीजेपी अपनी जीत पर पूरी तरह आश्वस्त है। कम से कम ये जो लिस्ट है वो ये बता रही है कि वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं। स्मृति ईरानी वापस वही से अमेठी से चुनौती देंगी, जो भी वापस अपनी सीट को रिटेन करने के लिए लड़ेंगी। रायबरेली का नाम नहीं है क्योंकि ये पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि रायबरेली में अभी तक जिस तरह का अरेंजमेंट वो कर रही है पार्टी, जो दिख रहा है अपरेंटली, वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसका इंतजार है। इसके अलावा आपने देखा होगा बागपत नहीं है, इसके अलावा बिजनौर नहीं है। तो ये वो तमाम सीटें जिन पर बातचीत हो रही है, वो तमाम सीटें जिन पर सहयोगी दलों को दिया जाना है, उनके साथ बातचीत हो रही। तो ये सब बचे हुए हैं, लेकिन 51 सीटों का पहले ही लिस्ट में नाम देकर उन्होंने ये बता दिया कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से लड़ाई में लड़ने वाले हैं। वो घनश्याम लोधी का टिकट दिया है उन्होंने। इसके अलावा कैराना से फिर वापस रिपीट है। संभल से परमेश्वर लोधी एक जो है हम लोग देख रहे हैं, चूंकि चुनौती संभल में है, संभल हारी हुई सीट थी, उसको बीजेपी वापस लेना चाहती है, तो इसलिए एक नाम ये है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस लिस्ट की हम लोग उम्मीद कर रहे थे लगभग वैसी ही है। जिस तरह की बात की जा रही थी बहुत चेंज होगा, उस तरह का कोई चेंज हमको नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है, उनको रिपीट कर दिया गया। देवेंद्र सिंह भोले की उम्र का तकाजा किया जा रहा था कि वो उनका टिकट कट सकता है, एक बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। एक नाम का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जैसे श्रावस्ती से साकेत मिश्र को टिकट दिया गया, जो कि श्री राम जन्मभूमि न्यास की निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र के बेटे हैं। क्या कहेंगे इसको? आपका सवाल मुझसे है शुभम? जी 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 धीरेन्द्र जी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पूरा का पूरा हिस्सा रखा है, और खास तौर से ये तमाम लोग जिनको हम देख रहे हैं ये रिपीट करते हुए, वहां जरूर श्री राम जन्मभूमि का उस पूरे हिस्से का, उस न्यास के साथ जुड़े हुए लोगों का, चूंकि जिस तरह की लहर इस वक्त राम लहर वो पार्टी चाहती है कि वो है और दिख रही है, लोगों को भी दिख रही है उस मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद। तो ऐसी हर एक चीज को जो प्रतीकों में हो, वो सब चीजों को जरूर बीजेपी चाहेगी। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि जो पहले से साधे हुए जातीय समीकरणों के आधार पर ही जो टिकट पहले अनाउंस किए गए थे, जो लड़ रहे थे, जो जीते हुए थे, ज्यादातर बीजेपी के पास जीते हुए उम्मीदवार थे। क्योंकि जिस पार्टी के पास 64 से 66 सीटें हों, चाहे गठबंधन में मिला के हों, तो उसके पास बहुत ज्यादा चेंज करने की स्थिति में इस बार नहीं दिखी, क्योंकि उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया है। और ये पहली बात है कि वो चाहते भी हैं कि शायद बहुत आराम से सहल के साथ उत्तर प्रदेश से वो जीत कर आगे निकले। और जो रिकॉर्ड बनाने की बात है, जिस 78 सीटों को जीतना, 78 से 80, वो 80-0 का
कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 78 सीटों को उनके बीच में यह है कि वो लेके रहेंगे, उस सब में मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया पार्टी ने, और इजी जो पाथ होता है उसी पर चलने की कोशिश की है। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लंबा अनुभव है इलेक्शन को कवर करने का आपका, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें, रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल भी बीजेपी ने नहीं की है। और अमूमन ऐसा होता है कि जो विजयी प्रत्याशी होता है या जो मौजूदा सांसद होता है, उसके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी ने इसको बिल्कुल नजरअंदाज किया है। क्या वो अति उत्साहित हैं, अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर, कि सिर्फ उनके चेहरे को लेकर ही चुनाव जीता जा सकता है? और बहुत सारी नीतियां जो उनकी हैं, जो जमीनी स्तर पर फलीभूत होती हुई भी नजर आई थी, उनकी तमाम योजनाएं, किसानों को डायरेक्ट जोड़ने की बात कर ले, किसान सम्मान निधि के तौर पर, या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश को तो हमको एक टेस्ट उसके तौर पर देखना होगा, बीजेपी की टेस्ट लैब के ऊपर, क्योंकि आपके पास जिसकी बात करते हैं हम लोग, एक बड़ी बात करते हैं राशन, शासन और भाषण, ये एक बीजेपी का जो एक लड़ाई का एक तरीका है, वो आपको यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। राशन जिस तरह से तमाम उन गरीब लोगों को जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी कोरोना के बाद हुई, उसको एक्सटेंड करते हुए जो लंबा एक वो है उसको उन्होंने दिखाया है। और मोदी जो गरीब तबका है उसके सबसे बड़े नेता के तौर पे कम से कम उत्तर प्रदेश में उनका कोई मैच नहीं है। आप यहां देखेंगे उनको लोग इसी तरह से देखते हैं, और योगी शासन के प्रतीक बन चुके हैं। तमाम राज्यों में आप देखेंगे बुलडोजर मॉडल की चर्चा दुनिया के अलग अलग जगह पर होती है, तो शासन के तौर पर है। और भाषण उनके देने के लिए उनके पास अपने लोग हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ का भाषण हो जिनको बाकी तमाम जगह पसंद किया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो उनको सुनते हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक सेफ रास्ता चुना है, क्योंकि मोदी की जो गारंटी है उसी के सहारे वो आगे बढ़ रही है। और इनमें से ज्यादातर मैं कुछ उम्मीदवारों के बारे में तो कह सकता हूं कि उनका बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल उसके साथ कह सकता हूं, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हेमा मालिनी बिल्कुल जिस तरह का मथुरा का टेम्परामेंट है, मथुरा जिस तरह की सीट है, ग्रामीण इलाकों की पूरी सीट मानी जाती है, वहां बहुत ज्यादा उनका इंपैक्ट उस तरह से है या उनका 1-to-1 कांटेक्ट है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कम से कम। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उस इलाके में सरकार के किए गए काम, जो काम है, जिस कॉरिडोर की बात है वो बड़ा कॉरिडोर है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ी चीजें हैं। दिल्ली से जाने वाले रास्ते आप देख रहे होंगे पिछले 5 से 10 सालों में जिस तरह बदलाव आया है उसके आधार पर गई है। तो पार्टी ने बहुत सेफ पेसेस चुना है और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के मॉडल पर पूरी ताकत लगा दी है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं बुनाने की कोशिश लगातार की जा रही है बीजेपी के द्वारा। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल है। जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई, उनके समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से आपको उन तमाम प्रत्याशियों का अगर हम नाम बताएं तो ये वो सूची है जो न्यूज स्ट्रीट आपको दिखा रहा है एक के बाद एक। और बीजेपी के तमाम लोकसभा प्रत्याशियों की सूची आपको हम दिखा